Yes, my dear students, good morning. After a short break of 4 days, today we are going to start our remaining topic, changing role of public sector. Changing role of public sector means what change are arise in our public sector role. Public sector role में क्या क्या change आया? You know, before 1991, our most of the industries is also controlled and managed by the public sector. But you know, the public sector is not perform the better work, ठीक है, and not achieve the goal on accurate time, and most of the resources is also wasted by the public sector. जिस एफिशिएंसी लेवल से पब्लिक सेक्टर को काम करना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर उस एफिशिएंसी लेवल से काम नहीं कर रहा था, कुछ नई रिसर्च नहीं कर रहा था, कुछ नई मेथड डेवलप नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो फुल एफिशिएंसी से वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा था. सो अवर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया. कुछ चेंज क्योंकि पब्लिक सेक्टर के रोल में चेंज किया, तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ. हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी, जीडीपी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई. तो हमारा टॉपिक है कि पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या क्या चेंज आया. फर्स्ट चेंज आता है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, reduction in the number of industries reserved for the public sector from 17 to 8 and 8 to 3. First of all, हमारी most of the industries is also under in public sector, but you know the public sector is not perform the work in a proper way. So in 1956 में हमारी गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंडर में रखा, बाकी ऑल ओवर इंडस्ट्री के जो डोर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. देन 1991 में 17 को भी रिड्यूस करके 8, इट मीन्स सिर्फ 8 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंडर में रखी, बाकी ऑल ओवर इंडस्ट्री के डोर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. देन 2001 करंट की बात है, ओनली 3 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, बाकी सभी इंडस्ट्री के डोर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. और वो 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट. और बेटा आने वाले टाइम में इन तीनों की भी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर की जो ओनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पर भी कहीं भी फॉरेन में ट्रिप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे रेलवे में भी 100% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. और सोचो जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि रेलवे में पब्लिक सेक्टर का बोला है, मोनोपोली है गवर्नमेंट की, क्या किसी प्राइवेट पर्सन ने ट्रेन चला रखी है? नहीं. जितना भी हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है. लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे. अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये 3 इंडस्ट्री भी है, इन 3 इंडस्ट्री के डोर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ओपन. लेकिन प्रेजेंट में आप लोगों को, क्योंकि 100% अभी नहीं हुआ है, प्रेजेंट में ओनली 3 इंडस्ट्री जो है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकता. बाकी ऑल ओवर इंडस्ट्री के जो डोर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. एक तो चेंज ये आया पब्लिक सेक्टर में कि पब्लिक सेक्टर की जो एरिया था उसको रिड्यूस कर दिया गया. अब ओनली 3 एरिया ऐसे है, 3 इंडस्ट्री ऐसी है, सिर्फ 3 इंडस्ट्री जहाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंट्री कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकता. बाकी ऑल ओवर इंडस्ट्री के जो डोर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करनी है. ओके क्लास. देन द नेक्स्ट पॉइंट आपका डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ ए शेयर, ठीक है, ऑफ ए सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर कंपनियों के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में सेल कर दिए गए. और जब हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पर्सन परचेज कर लेगा तो यू नो द प्राइवेट पर्सन इज आल्सो बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी. तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट. या पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना, ये डिसइन्वेस्टमेंट है. हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टेप उठाया कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट लॉस पे चल रही है, ठीक है, तो कहते हैं उन यूनिट्स की जो शेयर्स है, जो ओनरशिप है वो प्राइवेट
सेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई, इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो वो सेकंड रोल था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही प्राइवेटाइजेशन है। इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना ही डिसइन्वेस्टमेंट है। तो एक पब्लिक सेक्टर के रोल में ये चेंज आया कि जो पब्लिक सेक्टर अच्छे से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे, उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की, उस इंडस्ट्री की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई। एक हमें बेनिफिट ये मिला बच्चों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट करने के पीछे क्या मोटिव था हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि जो फंड ब्लॉक है, पब्लिक सेक्टर की जिन यूनिट में जो फंड ब्लॉक है, उस ब्लॉक फंड को वहां से रिलीज किया जाए और उसका किसी दूसरी जगह पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने दुनिया भर के गवर्नमेंट स्कूल ओपन कर रखे हैं। बच्चे कितने हैं? किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 25 स्टूडेंट होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 40 होंगे, 50 होंगे, 100। पूरा एक अच्छा सा लैंड बिल्डिंग दे रखी है, मान लो 8-10 कमरे उनमें भी हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, स्टाफ भी अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो एक क्लास में 2 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं। तो सोचो ऐसे स्कूलों में तो फंड ब्लॉक ही हो रखा है, ठीक है। ग्रांट भी आती है गवर्नमेंट से, सब कुछ आता है, तो फंड ब्लॉक ही है क्योंकि वहां पर तो स्टूडेंट्स है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? उस गवर्नमेंट स्कूल को मर्ज कर देना चाहिए किसी दूसरे स्कूल में। इससे क्या होगा कि उस स्कूल में जो फंड ब्लॉक था वहां से वो फंड रिलीज होगा, गवर्नमेंट ग्रांट देना बंद करेगी, किसी दूसरे स्कूल में देगी, तो वहां उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। या फिर गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन ही कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट स्कूल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पर उस साइड गवर्नमेंट ऐसा स्टेप तो नहीं लेती, लेकिन ये स्टेप जरूर हमारी गवर्नमेंट लेती है कि जिन स्कूलों में फंड ज्यादा है, ठीक है, फंड तो प्रॉपर जा रहा है लेकिन स्टूडेंट्स कम है, तो उन स्कूलों को ब्लॉक कर दे, उन स्कूलों के टीचर को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करें और जहां पर जितना भी फंड ब्लॉक था उस ब्लॉक फंड को वहां से रिलीज कराया जाए और उस पैसे को कहीं दूसरी जगह री इन्वेस्ट किया जाए। एक तो प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव ही है, ओके। सेकेंड कहता है गवर्नमेंट के लोन और इंटरेस्ट बर्डन को भी रिड्यूस किया जाए। भाई जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर नहीं चलती है तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट क्या लेती है, लोन लेती है फॉरेन से। और जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो फिर वो क्यों लेती है? अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म करने। सो स्टूडेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट को यूज करने के पीछे हमारा सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, गवर्नमेंट के लोन व इंटरेस्ट के बर्डन को रिड्यूस करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के रिस्क को प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफर करना भी डिसइन्वेस्टमेंट का मोटिव है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो लॉस फेस कर रहा है, क्यों ना उस लॉस को प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफर कर दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफर होगा तो प्राइवेट सेक्टर कुछ स्टेप उठाएगा तो काफी हद तक लॉस क्या होगा, मिनिमाइज हो सकता है। तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट का एक स्टेप है। चौथा इसमें पॉइंट दे रखा है रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल। डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे हमारी गवर्नमेंट का एक और भी मोटिव है, गवर्नमेंट मोनोपोली को रिड्यूस किया जाए, गवर्नमेंट कंट्रोल को कम किया जाए। सो डिसइन्वेस्टमेंट का स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया। और फिफ्थ जो पॉइंट है, डिस्क्रेज द गवर्नमेंट मोनोपोली, कि गवर्नमेंट की मोनोपोली को भी मिनिमाइज किया जाए, डिस्क्रेज किया जाए। इसलिए भी अवर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का स्टेप उठाया। सो ये था आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कि पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट ने कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब उसकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई। एक ये रोल आपका चेंज किया गया था। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, कि जो हमारी यूनिट सिक है, सिक का मतलब बीमार इकाई है, बीमार इकाई का मतलब जो यूनिट लॉस पे चल रही है। किसी इंडस्ट्री की जो फर्म जो यूनिट लॉस पे चल रही है, उस लॉस वाली यूनिट को सिक यूनिट कहा जाता है। तो सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए जो रूल पब्लिक सेक्टर के लिए अडॉप्ट किया जाता था पहले हमारी गवर्नमेंट, सेम रूल इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट सेक्टर। एक ये रूल भी चेंज किया गया। हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट लॉस पे चल रही होती थी, बेटा उस सिक यूनिट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड करने के लिए, रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक BIFR बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ
इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म। हमारी गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट लॉस पे चल रही है उस यूनिट को दोबारा से रिवाइज करने के लिए BIFR बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। BIFR बोर्ड का मेन मोटिव है उस सिक यूनिट को फाइनेंशियली और टेक्निकली हेल्प देना और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड करना ताकि वो दोबारा से स्मूथ वे में चल सके। और अगर कोई यूनिट बिल्कुल ही लॉस पे है, उसको दोबारा रिवाइव करना ही इम्पॉसिबल है, तो फिर उस केस में हमारी गवर्नमेंट उस यूनिट को क्लोज कर देती है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन क्लोज करने से बहुत सारे एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, यानी बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, तो फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उन एम्प्लॉय को जो बेरोजगार हुए उस यूनिट को क्लोज करने की वजह से उन ऑल ओवर एम्प्लॉयज को प्रॉपर कंपनसेशन देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने NRF फंड को भी स्टैब्लिश किया गया। NRF का मतलब होता है नेशनल रेन्युअल फंड। नेशनल जो रेन्युअल फंड है NRF फंड, इस NRF फंड का मेन मोटिव है कि जो एम्प्लॉई अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गए किसी सिक यूनिट के क्लोज होने की वजह से, उन सबको इस फंड में से प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए कि जब तक उनको जॉब नहीं मिलती या XYZ उनके साथ में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन दे दिया जाए ताकि उन लोगों का ऑब्जेक्शंस ना हो। आप लोगों को पता है जब गवर्नमेंट ने BIFR का स्टेप उठाया तो अपोजिट पार्टी तो अपोज करती है ना, ऑब्जेक्शंस करेगी, यार इतने लोग बेरोजगार हो गए, इनका क्या किया जाए, ये किया जाए। तो उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप और भी उठाया, NRF फंड स्टैब्लिश किया गया। बस जितने एम्प्लॉय बेरोजगार हुए हैं उन सभी एम्प्लॉयज को NRF के थ्रू क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो बेटा थर्ड स्टेप ये, और कहता है ये रूल सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए था। पहले BIFR बोर्ड को स्टैब्लिश करने का रूल सिर्फ पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स के लिए था, लेकिन कहता अब ये रूल जो है पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों की जो यूनिट्स अगर लॉस पे चली जाती है तो उन यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए दोनों पर ये रूल अप्लीकेबल होता है। BIFR वाला रूल, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाला रूल बोथ पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। एक पब्लिक सेक्टर के रोल में ये भी चेंज आया। MOU में क्या था कि पब्लिक सेक्टर के सामने कोई टारगेट नहीं होता था, जितना वो अचीव कर लेता था वेल एंड गुड, नहीं अचीव हो पाता था गवर्नमेंट फंड सैंक्शन करके उसको फुलफिल कर देते थे। बट अब पब्लिक सेक्टर के रोल में चेंज आया, पब्लिक सेक्टर के सामने भी टारगेट सेट किया गया कि यू अचीव दैट टारगेट विद इन टाइम। If you not achieve the target within time, then you are accountable in parliament। आपको पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। कंसर्न अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई कि ये टारगेट आपको इतने टाइम में विद इन टाइम आपको अचीव करना है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहता है अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर ऑफ गिविंग ग्रेटर ऑटोनॉमी, दे आर गिवन द टारगेट एंड टू अचीव द टारगेट दीज यूनिट्स, ठीक है, एज आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग। कहता पब्लिक सेक्टर को फ्रीडम तो दे दी गई, ऑटोनॉमी तो दे दी गई, लेकिन उनके सामने टारगेट सेट कर दिया गया कि ये टारगेट इतने टाइम में आपको अचीव करना है। इफ यू नॉट अचीव द टारगेट इन विद इन टाइम देन यू आर अकाउंटेबल इन पार्लियामेंट। सोचो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी। और आप लोगों को पता है पहले गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर्स काम नहीं करते थे, पढ़ाते नहीं थे, अब प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। अगर स्कूल का रिजल्ट डाउन आता है, कुछ भी आता है, तो आप अकाउंटेबल होंगे, प्रिंसिपल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो वो स्टिक होगा, वो टीचर्स को स्टिक करेगा और उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिक अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर भी ये कहा गया भाई आपको फ्रीडम चाहिए, आप फ्रीडम ले सकते हो, आप अपने हिसाब से काम करो, बट आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर देगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देगी, ये गोल इतने टाइम में अचीव करना है, नहीं अचीव करोगे तो आपको जवाब देना है। तो ये भी पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या आया स्टूडेंट्स, चेंज आ गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या क्या चेंज आया, एक तो भाई पब्लिक सेक्टर के अंडर में 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी, फिर 17 को 8 किया गया, फिर 8 को 3 किया गया।
कि आज की तारीख में सिर्फ 3 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंडर में रिजर्व है, बाकी सबके डोर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर के जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की गई, दैट इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट। इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का कुछ मोटिव था, वो मोटिव आप 5-6 पॉइंट आपकी बुक में गिवन है, आप लोग उस स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखना उनको। थर्ड में भाई पब्लिक सेक्टर की जो लॉस वाली यूनिट थी उसको रिवाइव करने के लिए जो रूल्स हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती थी वो सेम रूल इज आल्सो फॉलो इन प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। एंड पब्लिक सेक्टर के सामने भी टारगेट सेट किया गया, कंसर्न अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी सेट की गई कि यू अचीव दैट टारगेट विद इन टाइम, इफ यू नॉट अचीव द टारगेट विद इन टाइम देन यू आर अकाउंटेबल। तो ये भी आपके कुछ पॉइंट्स थे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रोल में कुछ चेंज किया। Our next topic, difference between private sector and public sector. You know, we have already discussed private sector enterprises के जो 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस थे वो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर के जो 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस थे वो हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर तो डिफरेंस के ये बेस गिवन है कि किस किस बेस के बिहार पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, बेस ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो। किस बिहार पे आप डिफरेंस कर रहे हो, डिफरेंस का बेस में फर्स्ट आता है फॉर्मेशन। प्राइवेट सेक्टर कौन फॉर्म करता है और पब्लिक सेक्टर कौन फॉर्म करता है। कहता है प्राइवेट सेक्टर इज फॉर्म बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस एंड द पब्लिक सेक्टर इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर की फॉर्मेशन गवर्नमेंट करती है बट प्राइवेट सेक्टर की फॉर्मेशन प्राइवेट और इंडिविजुअल पर्संस करते हैं। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है, जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्राइवेट पर्सन अपॉइंट करते हैं क्योंकि वही ओनर होते हैं। पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, लेकिन उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कैपिटल, कहता है प्राइवेट सेक्टर में कौन, प्राइवेट इंडिविजुअल से कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है। पूरा का पूरा जो फंड होता है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, प्राइवेट सेक्टर में आपको फ्रीडम क्या रहती है, ज्यादा रहती है, क्योंकि आप खुद ओनर हो, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, खुद आपने पैसा लगा रखा है तो मोर फ्रीडम रहती है। पब्लिक सेक्टर में फ्रीडम क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ फ्रीडम क्या रहती है, कम फ्रीडम है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी फ्रीडम बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन रहती है, लेकिन हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के बगैर कोई कुछ काम नहीं कर सकते, तो लेस फ्रीडम कहेंगे हम। अकाउंटेबल, कहता है प्राइवेट सेक्टर में हम अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट में, या हमें भी पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने भी कोई रॉन्ग वर्क परफॉर्म करा है या गवर्नमेंट नॉर्म्स के अगेंस्ट हमने कोई वर्क परफॉर्म कर दिया तो वी आर अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। और भाई आप लोगों को पता है पब्लिक सेक्टर तो अकाउंटेबल होता ही होता है जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जनरल पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम प्राइवेट सेक्टर क्यों जवाब देगा। एक बात बताओ, इस कोरोना के टाइम पे मान लो आपका स्कूल ओपन कर दिया जाता है, क्या पब्लिक अपोज नहीं करेगी, क्या गवर्नमेंट अपोज नहीं करेगी, तो क्या स्कूल को जवाब नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक दोनों को देना पड़ेगा। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट नॉर्म्स या पब्लिक के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उनको भी पब्लिक में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक के बीच में उनको एग्जिस्ट होना है, इसीलिए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज। बेटा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को प्राइवेट एम्प्लॉय माना जाता है, क्योंकि वो अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको रिक्रूट करते हैं, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरी देते हैं, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको हायर करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को प्राइवेट एम्प्लॉय माना जाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, हायर होते हैं, उनकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
कि भाई प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाता है। यू नो, प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा प्रॉफिट के बेस पर, कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। तो परफॉर्मेंस इट मींस प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा प्रॉफिट के बेस पर, जबकि जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को प्रॉफिट एज वेल एज अदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन सब के बेस पर हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक को कैसी सर्विस दे रहा है, किस क्वालिटी की सर्विस दे रहा है, पब्लिक का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मतलब बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उन सब के बेस पर भी हम पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो एक टॉपिक था यानी थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, क्या क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस आते हैं और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। अब हमारे 3 टॉपिक थर्ड चैप्टर में रिमेनिंग है, मतलब बचे हुए हैं। एक तो आपका एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ज्वाइंट सेक्टर, ट्रिपल पी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी है, ट्रिपल पी, ज्वाइंट वेंचर, एमएनसी, हम तीनों टॉपिक को। तो कल मैं आप अपनी जो वीडियो है उसमें मैं आपको एमएनसीज कराऊंगी, मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग, उसकी फीचर्स, उसकी मेरिट्स, उसकी डिमेरिट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।